दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सच में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम ले रहे हैं सैडलर कमीशन, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन थ्रू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये फ़ोटो आपको दिख ही रही है, एक बिल्डिंग बताई गई है यहाँ पर, ठीक है जी। तो काइंड ऑफ एक बड़ी सी बिल्डिंग बताई गई है, एक बड़ा सा ऐतिहासिक ये कमीशन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई है। तो ये कमीशन था दोस्तों सैडलर कमीशन। ये आया था 1917-19 में, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है, सतारा सैडलर, सतारा सैडलर, स से सतारा, स से सैडलर, स से सतारा, स से सैडलर। तो ये जो सैडलर कमीशन है ये 1917 में आया है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, कुछ को रिलेट करके कर लिया एंड ऑल, और आपको पढ़ने में मदद मिलती है। तो सतारा सैडलर कमीशन जो है 1917-19 में आया, यानी कि 1917 में काइंड ऑफ ये बनना शुरू हुआ था और 1919 तक इसने अपना सारा काम कर दिया था, ठीक है। कोई कमीशन 1 साल के भी रहते हैं, कोई 1 ही साल के अंदर रहते हैं, कोई 1 साल से शुरू होकर दूसरे साल तक जाते हैं, पर ये 17 से 19 तक गया है। स से सैडलर, स से सतारा, स से सैडलर, स से सतारा। सैडलर कमीशन आया 1917 से 1919 तक। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसकी खास बातें। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सैडलर कमीशन है इसको हम कैलकटा कमीशन भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। सैडलर कमीशन को हम कैलकटा कमीशन भी कहते हैं। कितने सारे कमीशन आपने देखे होंगे जो अपने चेयरपर्सन के नाम पे तो होते ही हैं, पर उनके कुछ और नेम भी होते हैं। तो सैडलर कमीशन, सैडलर M.E. सैडलर बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, जिनके नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया है। इसके अलावा हम इसे कैलकटा कमीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे M.E. सैडलर, ठीक है। M.E. सैडलर इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पर अगेन आई वांट टू मेंशन, चाहे मैंने बता दिया कि M.E. सैडलर इसके चेयरमैन है, पर आपने पूरा नेम सर्च करना है, M.E. सैडलर का पूरा नेम कि क्या नेम है, क्योंकि एग्जाम में पूरे नेम से भी प्रश्न आ जाते हैं। सिर्फ सैडलर तक या सिर्फ M.E. तक फोकस नहीं रहना है, इस M.E. की फुल फॉर्म भी आपने देखनी है। तो जस्ट अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि M.E. सैडलर का पूरा नेम क्या है। इसके बाद दोस्तों ये कमेटी बेसिकली बनाई गई थी, जो भी कैलकटा यूनिवर्सिटी थी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिपोर्ट करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो जो कैलकटा की यूनिवर्सिटी है ना, जैसे यूनिवर्सिटी थी कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, तो सैडलर कमीशन का मेन फोकस जो है कैलकटा की यूनिवर्सिटी पे था। जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टडी को लेकर, स्टडी से संबंधित चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, टीचर्स हो गए, वो सारा उसकी प्रॉपर स्टडी करना एंड प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, ठीक है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर स्टडी करके हाईलाइट करना, उस पर प्रॉपर रिपोर्ट बनाना और आगे उसको जो है भेजना, आगे बताना। इसीलिए हम सैडलर कमीशन को कलकत्ता कमीशन कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में बनाया गया था। 1 मिनट, बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की, मैं बैटरी ऑन कर लेती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ मैं, फिर क्लास के बीच में ऑन करती हूँ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कैलकटा कमीशन, क्योंकि ये बेसिकली जो है कैलकटा यूनिवर्सिटी के बारे में बनाया गया था। सैडलर कमीशन क्योंकि M.E. सैडलर इसके चेयरमैन थे। और स से सतारा, स से सैडलर, स से सतारा, स से सैडलर, 1917 से 1919 तक ये आया है। तो ये हो गई इसकी खास बातें, और ध्यान रखें ये एक एक पॉइंट एक एक MCQ है। इसके बाद दोस्तों अब आगे मैं इसमें जो है आपको इसकी रिकमेंडेशंस बताऊंगी कि इसने हमें क्या क्या रेकमेंड किया, क्या क्या बातें इसने हमारे लिए हाईलाइट की हैं। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो यू कैन सी दिस होल फुल फ्लैश्ड स्लाइड इज डेडिकेटेड टू ऑल द रिकमेंडेशंस गिवन बाय सैडलर कमीशन। ये पूरी स्लाइड में टोटल 10 रिकमेंडेशंस हैं
ठीक है। तो ये अभी हम सारे देखेंगे और ध्यान रखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे एक्ट्स कमीशन हम करते जाएंगे, पिछले भी होंगे अगले भी होंगे। तो मैंने क्या कहा था, अगेन आई वांट टू से, मेरी दादी कहती है आगे दौड़ और पीछे चौड़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि आगे बढ़िए, अगला पढ़िए पर पिछला नहीं भूलना चाहिए। तो आप एक एक करके इन्हें भी करते जाओ, मैं आपके दिमाग में बिठाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, साथ में पीछे की भी जो होंगी बारी बारी से रिवाइज करते हुए चलना, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आ जाते हैं किसी एक एक्ट कमीशन के, या कंबाइंड लेवल पे भी एक्ट कमीशन के जो है प्रश्न आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाती हैं, कौन सही है कौन गलत, जिनका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब एटलीस्ट आपने अच्छे से सब पढ़ा भी है और अच्छे से आपके माइंड में सेटल भी है। तो आगे बढ़िए पीछे को लेकर चलते हुए। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए सैडलर कमीशन, कैलकाटा कमीशन जो बेसिकली कलकत्ता से संबंधित मेन था, उसकी रिकमेंडेशन देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसने कहा सेटअप करिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेंट्रल केंद्र लेवल पे एडवाइज करने वाला बोर्ड एजुकेशन को लेकर। जैसे आपने CBSE सुना है वैसे ही आपने ये CABE भी सुना होगा। ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्र लेवल पे एडवाइस देने वाला बोर्ड एजुकेशन को लेकर। तो इसके सेटअप को इसने ही कहा था, ठीक है, कि प्रॉपर हमारे पास कोई एक सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे कोई एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए जो एजुकेशन को लेकर काम करे, ठीक है, एक अलग से। तो ये इसने ही कहा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसने कहा सेपरेट हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी आपके हाई स्कूल हैं, यानी कि जो भी हाई हो गए आपके +1 +2 के बच्चे हैं, उनको जो है यूनिवर्सिटी से अलग कर दो। यानी यूनिवर्सिटी में आप सब जानते हैं बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, तो जो भी हाई स्कूल तक हैं, जो बड़े से बड़े भी पढ़ गए हैं वो, और जो कॉलेज लेवल के हैं उनको टोटली अलग कर दिया जाए। तो आप सब जानते हैं किसी भी स्कूल में प्राइमरी तक स्कूल हो सकता है, मिडिल तक हो सकता है, हाई तक हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी तक हो सकता है, पर उसके बाद भी ऑन लो यूनिवर्सिटी कभी भी स्कूल के साथ नहीं होती। यूनिवर्सिटी अलग ही होती है। जब आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो वो अलग ही होगा, अलग ही सेटअप होगा, वो अलग ही बॉडी के अंदर वो पूरा गवर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी इसने रिकमेंडेशन दी कि जो हाईएस्ट लेवल की स्कूल स्टडी है को टोटली डिफरेंट कर दो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी को अलग रखिए और हाई लेवल की इसको अलग रखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने कहा सिलेक्ट यूनिवर्सिटी टीचर, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी के टीचर सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी लेक्चरर, जो भी प्रोफेसर आप कर रहे हो, उनको प्रॉपर सिलेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से अपॉइंट करना है, प्रॉपर एक पद्धति हो, एक पूरा मेथड हो कि कैसे उनको चुनना है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी, ये सारा। मतलब ऐसे नहीं कि हवा में आप किसी को भी बना रहे हो यूनिवर्सिटी का टीचर कि जा तू जाके पढ़ाया, नहीं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी टीचर को सिलेक्ट करना, उस लेवल को समझना कि यूनिवर्सिटी लेवल के अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्या नीड है एंड उनके अकॉर्डिंग कौन जस्टिफाई कर पाएगा उनको पढ़ाने की जॉब। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा जो सुपीरियर रिसर्च वर्क है और जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सुपीरियर रिसर्च वर्क हो गए, जैसे आप सब जानते हैं एमफिल में लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, PhD में लोग रिसर्च करते हैं, पोस्ट PhD में लोग रिसर्च करते हैं। तो जो वो सुपीरियर लेवल की रिसर्च है ना, जैसे PhD पोस्ट PhD में चले गए हैं, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं रिसर्च को ऐसे लेना कि हाँ जी कोई भी कर लेगा या ऐसे कर लो कोई बात नहीं हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। जब कोई हाई लेवल की रिसर्च कर रहा है, PhD पोस्ट PhD, तो वो एक प्रॉपर चैनलाइज हो सिस्टम, प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च होके हमारे सामने आ सके। वो कहावत है सिर पे डंडा हो तो अच्छे से काम होता है, तो वही बात है, प्रॉपर डंडा हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, प्रॉपर सिस्टमेटिक हो, ताकि जो रिसर्च वर्क है वो बेस्ट हो सके। मतलब अलग से रखो, यूनिवर्सिटी में जो जाते हैं नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट भी होंगे, PhD पोस्ट PhD वाले भी होंगे, तो बड़े वाले जो रिसर्च कर रहे हैं उनको अलग से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो ताकि उनका काम अच्छे से हो। उसके बाद हमने साइंटिफिक स्टडी प्रमोट करनी है वर्निकुलर लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो भी हमारी वर्निकुलर लैंग्वेज होती है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग, हमारी मदर लैंग्वेज, जो हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, तो इन्होंने कहा जो भी हमारी अपनी लैंग्वेज है उसको भी हम प्रमोट करें, पर एज अ इसके साइंटिफिक वे से। किसी इसलिए नहीं पढ़े कि हाँ जी आप इसी में
पढ़ के पल बढ़ के बड़े हुए हो तो आप इसमें बात करो, नहीं नहीं, हम उसको पढ़े उसके साइंटिफिक वे से। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, हमारे वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी को मैं साइंटिफिक वे से पढ़ूँगी। हिंदी का किसी भी लैंग्वेज का साइंस क्या होता है, उसका साइंस होता है उसका ग्रामर, उसका व्याकरण, यानी कि उसका प्रॉपर ग्रामर, उसका व्याकरण मुझे क्लियर हो, उसके रूल्स रेगुलेशन क्लियर हो, बस सिर्फ हवा में नहीं जो चला आ रहा है वो हम वो करें, बल्कि प्रॉपर तरीके से करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो ठीक है, जो आपके वर्निकुलर लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपके रीजनल लैंग्वेज है, हम उसे पढ़ाएंगे, पर उसकी साइंटिफिक अप्रोच के साथ, उसकी ग्रामर के साथ, उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ, ताकि आप ऐसे ही नहीं करें, जो करें बेहतरीन करें, उम्दा करें और आगे बढ़ें। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए इंग्लिश की प्रैक्टिस और लिटरेरी पर्पस के लिए। डिस्टिंक्शन होता है अलग करना, जैसे पेपर में हमारे टाइम पे जिसमें 75 से ऊपर नंबर आते थे तो स्टार लगा देते थे कि ये सबसे अलग है ना, मतलब इसमें ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इन्होंने कहा जैसे इंग्लिश को अगर आप प्रैक्टिस वे से पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज वे से पढ़ा रहे हो तो अलग रखिए, और अगर आप लिटरेचर की वे से पढ़ा रहे हो अलग रखिए। ठीक है, और बकायदा जो टीचिंग भी होगी दोनों की वो भी आपने अलग रखनी है। दोस्तों बहुत ही खास बात ये कही है, मैं अपना आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, लिटरेरी, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच ग्रामर एंड ऑल, पर सच कहूँ एक दिन पढ़ाऊँगी तो ज़रूर, पर मुझे उसमें अभी बहुत मेहनत करनी है खुद, क्योंकि मेरा ना लैंग्वेज पोर्शन वीक है, मेरा ग्रामर पोर्शन वीक है, जो लिटरेरी पोर्शन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपका लिटरेचर बहुत अच्छा होगा, या आपका इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा है तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो दोनों ना कहीं अलग है। और उस पॉइंट को इसने कहा, और इसके लिए मैं लिटरली क्लैपिंग करना चाहूँगी। अदरवाइज कोई सोचता है जिसको लिटरेचर आता है इंग्लिश का वो लैंग्वेज भी करा सकता है। लैंग्वेज इज डिफरेंट, ग्रामर रूल्स रेगुलेशन इज डिफरेंट, लिटरेचर इज डिफरेंट, नो डाउट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पर दोनों का बेसिक, दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों की टीचिंग अलग है। तो सैडलर कमीशन क्लैपिंग है तेरे लिए भाई, लिटरली दिल से, कि तूने कहा कि इंग्लिश को अगर एज अ लैंग्वेज प्रैक्टिस में यूज़ करना है डैट शुड बी डिफरेंट, और अगर आपको लैंग्वेज को एज अ लिटरेचर यूज़ करना है डैट शुड बी डिफरेंट, और दोनों की टीचिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। सल्यूट ब्रा, आगे बढ़िए। आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रॉपर फोनेटिक मेथड हम यूज़ करें इंग्लिश को टीच करने के लिए। ठीक है, और वीवा वाइस हो प्रॉपर कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, जब हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं। इसका मतलब पता क्या है, फोनेटिक मेथड होते हैं जिसमें हम साउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी को अगर मैं अभी बोलूँगी, मैं बोलूँगी कॉफ़ी, आप चले जाइए साउथ इंडिया में दे विल से इट्स कॉफ़ी, काफ़ी, डू यू हैव काफ़ी, जैसे हम चाय बहुत पीते हैं वो कॉफ़ी बहुत पीते हैं, वो आपको कॉफ़ी ऑफर करेंगे बेंगलोर या कहीं आप चले जाएं। ठीक है, तो ये बहुत एक खास बात इन्होंने बोली कि जब हमने कोई लैंग्वेज सिखानी है तो हमने फिनेटिक मेथड यूज़ करने हैं। फिनेटिक मेथड कि लैंग्वेज को सिखाते सिखाते उसका जो साउंड कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको बोलना कैसे है, उसको भी साथ में लेके चलें। आप जिसको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सिखा रहे हैं, बेस सिखा रहे हैं इंग्लिश का, उसको सिर्फ इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश को बोलना कैसे है वो भी आना चाहिए। यानी कि फिनेटिक मेथड, फिनेटिक मीन्स नथिंग बट साउंड, बोलना कैसे है। ठीक है, और ये भी कहा कि प्रॉपर वीवा वाइज हम कंडक्ट करें इंटरमीडिएट कॉलेज, यानी कि जो छोटे लेवल की क्लासेस हैं या हाई लेवल की क्लासेस हैं, यानी कि जिस किसी बच्चे ने इंग्लिश रखा होगा उसको चलो लिख के तो पेपर देना ही है सब्जेक्टिव, पर उसे ओरली भी बुलवाया जाएगा वीवा वाइज, है ना। तो लिखना इज अ सेपरेट थिंग, बोल रहे हो आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हो, डेट इज़ अ सेपरेट थिंग, है ना। और आजकल आपने देखा ही होगा हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मरा जा रहा है टू सर्वाइव। ठीक है, तो वो मैं और इसमें आपको ये टिप देना चाहूँगी, कोई भी लैंग्वेज है दोस्तों, जितना आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, उतना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यही बात उन्होंने कहा कि वीवा वाइज कंडक्ट हो, ओरल मतलब कंडक्ट हो, बच्चों को पता होगा वीवा वाइज हमें बोलनी भी है इंग्लिश, तो ऑब्वियसली वो उस लेवल के लिए फिर मेहनत करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे तो एज अ जोक मैंने इसको सुना था, पर मैंने सच्ची को ना अपनी मम्मी से ये सुना, एंड लिटरली आई वॉज जस्ट फॉलिंग इन लव विद हर। एक दिन मेरी मम्मी बोलती है अंग्रेज के बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं, ये बचपन से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। तो आई वॉज लाइक
आई वाज शॉक्ड कि मेरी मम्मी भी यही सोचती है कि जो अंग्रेजी में बात करें वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ठीक है, तो वो अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी में बात कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजी ही सुनी है, अंग्रेजी ही बोली है, अंग्रेजी ही पढ़ी है, तो उनको आती है। और अंग्रेजी इज़ नॉट अ वेरी हाई फाई थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज एक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, नथिंग एल्स। आप में कुछ भी पोटेंशियल है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो यही बात है कि मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बोला कि जो अंग्रेजी बोलते हैं उसको बहुत हाई फाई बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज का अपना महत्व है, हर लैंग्वेज आपको सर्वाइवल देती है। खैर, ये पॉइंट क्या था कि फिनेटिक मेथड यानी कि साउंड बोलना कैसे है वो मेथड जरूर यूज़ करें इंग्लिश पढ़ाती बार, एंड प्रॉपर वीवा वाइज कंडक्ट करें जिसमें ओरली वो बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ताकि उनकी बेहतरीन हो सके लैंग्वेज। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा इंटरमीडिएट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वो होगा इंग्लिश, एक्सेप्ट अगर कोई वर्निकुलर या कोई क्लासिकल लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं। यानी कि मेन आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं यूनिवर्सिटी में वो सारे इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट अगर कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे रीजनल लैंग्वेज आपकी तमिल है तो वो तो तमिल ही रहेगी, उसको तो हम इंग्लिश में नहीं कर सकते। या आप कोई क्लासिकल कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो भी जैसे ना तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी ये जैसी हैं ये ऐसी रहेंगी, इसको नहीं आप इंग्लिश में मॉडिफाई करके कर सकते। ठीक है, पर इसके अलावा जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट हैं दैट शुड बी इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट्स रख रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, तो ये मेरे को सारे इंग्लिश में पढ़ने हैं। ठीक है, पर अगर मुझे पढ़नी है अपनी रीजनल तमिल या हिंदी लैंग्वेज वो उसी में रहेगा। वर्निकुलर जो अपनी है रीजनल मदर टंग तो जो वैसी है वो वैसी रहेगी, उसको हम इंग्लिश में नहीं कर सकते। या क्लासिकल कोई एंशियंट लैंग्वेज है जैसे संस्कृत हो गई एंड ऑल, वो भी नहीं कर सकते। यानी कि इसने कहीं ना कहीं इंग्लिश को तवज्जो दी है कि इंग्लिश में हमने बच्चों को पढ़ाना है, बाकी सारा। पर अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज ही खुद है उसको हम नहीं छेड़ सकते। उसके बाद क्या है दोस्तों, हाई स्कूल में स्टूडेंट को परमिशन होनी चाहिए कि वो अपना आंसर वर्निकुलर में या इंग्लिश में दे सके, एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ। यानी कि जब हाई स्कूल में है बच्चा, जब स्कूल में है +1 +2 लेवल पे, उसके पास ऑप्शन है वो वर्निकुलर यानी कि जो उसकी अपनी भाषा है उसमें भी उत्तर दे सके या वो इंग्लिश में भी दे सके, उसके पास अपना ऑप्शन है। पर हाँ, एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश का उत्तर उसको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा और मैथ को भी उसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। अब इंग्लिश तो लैंग्वेज ही है, तो लैंग्वेज तो जो जैसी होती है वो वैसी ही रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैथ को भी इन्होंने कहा कि मैथ भी आपने इंग्लिश में ही जो है सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर था 8th पॉइंट, जब कॉलेज लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे सारा इंग्लिश में पढ़ाओ, एक्सेप्ट अगर कोई वर्निकुलर यानी कि कोई उनकी अपनी या कोई क्लासिकल या कोई पुरानी लैंग्वेज है उसको वैसे रखो। ठीक है, पर कहा ठीक कॉलेज से पहले जब हाई स्कूल में हाईएस्ट लेवल पे जब बच्चे हैं तो बच्चों को ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी उत्तर दे सकते हैं या अपनी जो उनकी वर्निकुलर मदर टंग है उसमें भी उत्तर दे सकते हैं, पर एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ही रखना है या जो मैथ है उसको आपने इंग्लिश में रखना है, ये कंडीशन लगाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या है कि जब हाई स्कूल में है तो वर्निकुलर लैंग्वेज आपने पूरा यूज़ करनी है एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथ। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर भी। और मेन यहाँ पे क्या था कि इंग्लिश जो है का 4 ईयर का कोर्स करना है, तो ये ऊपर की तरह ही पॉइंट है। और मेन बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि हमने इंग्लिश को प्रॉपर जो है प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये सेम ही पॉइंट है। 8th में था कॉलेज लेवल पे लैंग्वेज सिस्टम क्या हो, और 9th पे है हाई स्कूल पे लैंग्वेज सिस्टम क्या हो। ठीक है, तो हाई स्कूल में और 9th भी इसी 10th भी हाई स्कूल का ही है कि हाई स्कूल में वर्निकुलर आप पूरा यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथ, है ना। तो ये ऊपर वाला ही पॉइंट है। ठीक है, मतलब 9th में कहा बच्चा हाई स्कूल में इंग्लिश में भी दे सकता है उत्तर या वर्निकुलर में भी एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ, और 10th में कहा वर्निकुलर बच्चा पूरा पढ़ना जरूरी है अपने पूरे हाई स्कूल में और एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था जो 9th पॉइंट में था कि इंग्लिश में भी दे सकता है उत्तर या वर्निकुलर में, तो मान लो बच्चे ने इंग्लिश चूज़ कर लिया तो वर्निकुलर छूटी गई, नहीं, वर्निकुलर भी पढ़ानी है। ठीक है, हाई स्कूल के बच्चे को वर्निकुलर यानी कि अपनी मदर टंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, ऑप्शन उसके पास है वो उत्तर जिस मर्जी में दे। ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ। क्लियर, फिर से बता देती हूँ। 9th पॉइंट था हाई स्कूल के बच्चों के पास ऑप्शन है वो इंग्लिश या वर्निकुलर किसी भी लैंग्वेज में उत्तर दे सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट के लिए।
और 10th पॉइंट है कि बच्चों को कंपलसरी है वर्निकुलर लैंग्वेज उन्होंने पढ़नी ही है, चाहे वो उत्तर किस में दे, वर्निकुलर अपनी रीजनल उनको आनी ही चाहिए, एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथ में, तो वो तो उनको इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट सैडलर कमीशन। कैसा लगा आपको? अगर दोस्तों ये दिल से पढ़ा है, आपके दिल तक गया, जस्ट हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें उन सब बडीज़ के साथ जिनको नीड है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। साथ में दोस्तों, क्या आप कंप्लीट ऐसे ही इंग्लिश NTA पेपर 2 करना चाहते हैं? तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जहाँ पर दोस्तों मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश NTA का पेपर जो है मौजूद है। जो लिंक है इस ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और ये जो कोर्स है ये भी इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 833 पे पर मंथ पे शुरू कर दिया गया है। दोस्तों ये एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये बंडल ऑफ कोर्सेज है। जब आप इस कोर्स में जाओगे आपको हर यूनिट पे अलग से कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQs, लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और PYQ सब आपको इसमें मिलेगा। और साथ में वैलिडिटी इसकी 1 साल की है, तो मतलब सभी अच्छे से करके ही निकलेंगे, इसमें एग्ज़ाम क्रैक करके ही निकलेंगे। और साथ में दोस्तों बहुत प्यारा परिवार है हमारा इंस्टा, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कोई भी क्वारी है इंग्लिश NTA पेपर 2 को लेकर, आप हमें वहाँ पे ज़रूर संपर्क करें, मैं खुद या हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, और ध्यान रखना ये सारा आपने अब गूगल से, विकीपीडिया से देख लेना है ना। मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, बेसिक बना दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आप आगे बढ़िए, ताली बजती ना 2 हाथों से, मैंने अपना काम करा दिया, अब आप आगे बढ़िए। ये सारा करने के बाद दिमाग में तो आपके बैठ ही गया है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी को एक बार विकीपीडिया से देख लेना, और डिटेल में पढ़ोगे, जितना रीड करोगे उतना आपको हेल्प होगी। एक बात मैंने यहाँ पे कहनी थी, कुछ लर्नर्स कह रहे थे कि ऐप पे मैम विकीपीडिया वाला भी दे दो जो आपने कहा है, तो मैंने पहले ना जल्दी हाँ कर दी कि हाँ मैं दे दूँगी। पर बाद में ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, अगर हर चीज़ मैं आपको दे दूँगी तो फिर आपके एफर्ट्स कहाँ पे हैं, आपकी वो ज़िल कहाँ पे है, ठीक है, मतलब आपकी मेहनत कहाँ पे है। अभी हाल ही में यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ अपनी स्टूडेंट पूजा मलिक के बारे में। उसने मुझसे पूरा अनअकैडमी पे पढ़ा, और जो जो चीज़ें मैंने उसको कही उसने वो सारी फॉलो की, एंड यू विल नॉट बिलीव 100 में से 79% उसके इंग्लिश NTA में ठीक हैं। 100 में से 79% उसके ठीक हैं। तो कैसे हुआ वो पॉसिबल? ताली बजती है 2 हाथों से। मैंने पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, पूरा गाइड किया क्या कैसे करना है, उसने उस पढ़ाए हुए को पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और जो मैंने गाइड किया उसको फॉलो किया। जो मैं गाइड करती हूँ ना उसको फॉलो करना तुम भूल जाते हो, तुम बस ये फोकस रखते हो प्रीति मैम से पढ़े, अच्छे से याद हो गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया, बस इतना काफ़ी है। मैम जो आपने गूगल से करने को कहा था वो हमने नहीं किया। भाई ऐसे नहीं होगा, है ना। NTA का पेपर है, कोई मजाक नहीं है। अगर तुम वाकई सीरियस हो तो ये तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, ये तुमको करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुमको भी एफर्ट शो करने पड़ेंगे। वो सर्च करना, वो रीड करना, वो राइट करना, वो नोट करना, वो आगे बढ़ना, वो तपस्या करना, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ राह दिखा सकती हूँ, साथ में चल सकती हूँ, पर तुम्हें राह पे चलना होगा, साथ चलना होगा। डू रिमेंबर इट। टेक केयर, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग।